नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। उमाकांत अपने घर में बैठा था। उसको चाय की इच्छा हो रही थी, चाय पीने की। किचन की तरफ जाता है, देखता है कि उसके बेटे और बहू चाय पी रहे हैं और साथ में कुछ खा भी रहे हैं। ध्यान से देखता है उमाकांत, उसकी चाय पीने की इच्छा हो रही थी और उसके मन में आया कि शायद मेरे बेटे और बहू हमको भी चाय पूछे। बहू की निगाह ससुर पर पड़ती है तो वो कुछ नहीं पूछती, तो सोचता है कि हमारे बेटे की निगाह पड़ेगी तो जरूर पूछेगा। बेटे की निगाह पड़ती है तो भी अपने पिता को चाय के लिए नहीं पूछता है, उल्टे अपनी बहू की तरफ देख करके दोनों मुस्कुराते हैं। यह देखकर उमाकांत को रहा नहीं गया। वो अपने कमरे में जाते हैं और अपनी पत्नी की जो फोटो लगी हुई थी उसको देखते हैं। खूंटी से उसको उतारते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। आंख से आंसू निकल रहे थे और यही कह रहे थे कि मालती, आज तुम नहीं हो। जब आप खाना बनाती थी तो हमको डांटती रहती थी, जल्दी खाना खाइए। नाश्ता बनाती थी तो हमसे कहती थी जल्दी नाश्ता कीजिए। लेकिन आज मेरी सुनने वाला कोई नहीं। मैं एक चाय के लिए तरस गया हूँ। घर में क्या नहीं करता हूँ, मेरे पास कोठी है, बंगला है, सारे सुख साधन हैं, लेकिन आज वृद्धावस्था के कारण हमें अपने बेटे पर, अपनी बहू पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तुम पहले मेरा साथ छोड़कर चली गई, मेरा अब कोई नहीं, हमको अपने पास बुला लो। यही कह करके उमाकांत जोर जोर से रोने लगते हैं और उसके बाद कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठते हैं तो गुस्से में थे उमाकांत। वो चाय भी नहीं पीते हैं, अपनी बैग बांधते हैं। रामायण पढ़ने की आदत थी, रामायण रखते हैं। अपनी पत्नी की फोटो खूंटी से उतारते हैं, उसको बैग में रखते हैं और जहां बहू बेटे बरामदे में बैठे थे उसी रास्ते से वो बाहर निकलने लगते हैं। बहू बेटे देख रहे हैं, उसके बावजूद अपने पिता को नहीं रोक रहे हैं। वो धीरे धीरे उनके कदम, फिल्म का वही मोहम्मद रफ़ी का एक गाना हमको याद आ गया उसी समय कि मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज दी और न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहां तक कि उससे जुदा हो गया। वही गाना मुझको याद आया। धीरे धीरे कदम उमाकांत जी के आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि काश मेरा बेटा हमको मना ले, काश मेरी बहू हमको मना ले, लेकिन न बेटा मनाता है न बहू मनाती। ऑटो पकड़ते हैं और जाके एक जगह बैठ करके, एक पार्क था उसमें रोने लगते हैं। उनको कुछ सूझता नहीं। मोबाइल निकालते हैं अपनी बैग से, फिर फोन मिलाते हैं एक वृद्धाश्रम को। चूंकि वो सामाजिक आदमी थे तो उनके पास सबके नंबर थे। वृद्धाश्रम में उनका एक मित्र रहता था, उसको फोन मिलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। उनका जो मित्र था उसने कहा, अरे उमाकांत जी, आप तो बड़े अमीर आदमी हैं, आपके कोठी बंगला सब कुछ है, गाड़ी है आपके पास। आप तो बार बार कहते थे कि मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, हमको भी आप कहते थे कि नहीं आपकी किस्मत खराब, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आज क्या हो गया। गला रुध जाता है उमाकांत का। वो कहते हैं कि भाई, मैं जो आपसे बोल रहा था बहुत झूठ बोल रहा था, हकीकत है मेरी भी स्थिति आपसे बदतर ही है, मैं आ रहा हूं। तो मित्र कहता है नहीं, आ जाओ अब मेरे पास। ये जाते हैं वृद्धाश्रम में, रजिस्टर में नाम लिखाते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं और अपने मित्र से को पकड़ के रोने लगते हैं। मित्र कहता है कोई बात नहीं मित्र, तुम आ गए, देर आए दुरुस्त आए।
और केवल माया मोह आदमी त्याग दे तो यहाँ वृद्धाश्रम में कोई कमी नहीं। बड़े बड़े सेठ आके पैर दबाते हैं जो अपने माता पिता का पैर नहीं दबाते। कहीं चलो तो इनका मित्र जाता है, दिखाता है, मैनेजर से बताता है हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े आदमी। मैनेजर कहता है यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उनको ले जाता है, वहां पर 24 घंटे रामायण हो रहा था। कहीं यहाँ रामायण, आप रामायण का पाठ कीजिए। उमाकांत जी को कविताएं लिखने का शौक था। उन्होंने कहा ठीक है मैं कविता लिखूंगा, रामायण पाठ करूंगा। बागवानी भी थोड़ी वहाँ पे करते हैं, सबके बीच में बैठते हैं, सब लोग अपना अपना दुख बताते हैं, लेकिन एक पारिवारिक माहौल वहाँ पर उमाकांत जी को मिलता है, उसी में वो रम जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, सब कुछ भूल चुके थे उमाकांत वहाँ का माहौल देखकर। तो अपने मित्रों के साथ, जो वृद्धाश्रम में मित्र थे उनके साथ बैठे थे, तो देखते हैं कि एक गाड़ी आकर और रुकती है वृद्धाश्रम के बाहर। तो मित्र कहते हैं आज कोई किस्मत का मारा अभागा शायद आज फिर आ रहा है। गाड़ी रुकती है तो एक बुढ़िया उसमें से निकलती है। बुढ़िया ने बुढ़ापे में घूंघट निकाला था। घूंघट का राज आगे चलकर कहानी में आपको बताएंगे। बुढ़िया उतरती है, उसके बहू और बेटे रहते हैं। बेटा हाथ में बैग लिए रहता है बुढ़िया को, और उसके बाद बैग बेटा और बहू उस बुढ़िया को दे देते हैं। कहते हैं वृद्धाश्रम में चली जाओ। बुढ़िया घूंघट के पल्लू को दांत से दबाए हुए वृद्धाश्रम में आती है, मैनेजर से मिलती है। दूर से देख रहे थे सब उमाकांत अपने मित्रों के साथ। वो भी अपना आईडी जमा करती है, अपनी पहचान बताती है। और जो महिला विंग था, जहां पर महिलाएं रहती थी, उस साइड महिला, वो वहां की मैनेजर एक दूसरी जो वहां की वर्कर थी उसके साथ जिधर महिलाएं रहती थी उधर वो चली जाती है। शाम को भोजन पर महिला नहीं आती है। उमाकांत जी देखते हैं, चूंकि महिलाओं को भोजन करने का अलग स्थान था लेकिन दूर से दिखाई पड़ता था। शाम को महिला नहीं आती है, उमाकांत जी देखते हैं। दूसरे दिन दूसरी मीटिंग महिला आती है, भोजन करती है, लेकिन घूंघट में निकाले, घूंघट उसके सर पे पल्लू था ही, देख नहीं पाते हैं ढंग से। एक दिन के बाद फिर गायब करती है। तो पता करते हैं उमाकांत जी आखिर वो नई जो आई थी वो क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि वो गम में डूबी रहती हैं, थोड़ी तबीयत खराब है। तो मन नहीं मानता है उमाकांत का, को कहते हैं कि चल के हम देखते हैं। तो महिला, चूंकि बुजुर्ग थे, बुजुर्गों में इतना छूट थी, तो जहां बागवानी था वहां पर उमाकांत जी जाते हैं और देखते हैं वो वृद्ध महिला वहां पर बागवानी कर रही थी। तो दूर से जब देखते हैं, इनको देखते ही वो वृद्ध घूंघट अपना निकाल लेती है और घूंघट बड़ा कर लेती है। लेकिन नजदीक जाते हैं तब वो कहां जाए, नजदीक से देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। उसको पहचान जाते हैं, उस बुढ़िया को। कहीं अरे आप, वो बुढ़िया शर्मा जाती है। वो बुढ़िया कोई और नहीं थी, इनकी बहू की मां थी, यानी कि जो मेरे यहां कहा जाता है इनकी समधन थी उमाकांत जी की। कहती आप कैसे? तो बुढ़िया भी रोने लगती है, कहती है कि जहां आप आए हैं, आपके बहू बेटे ने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा है, वैसे हमारे बहू बेटे ने भी हमको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। उमाकांत जी सोचते हैं कि वाह रे ईश्वर, न्याय ही मिलता है, अब ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है। बुढ़िया कहती है कि मैं आपको पहले दिन ही देख ली थी, मैंने घूंघट निकाल लिया था, मैं अपना चेहरा आपको दिखाना नहीं चाह रही थी। दोनों रोने लगते हैं। उमाकांत जी ढाढ़स बताते हैं, कहीं ना कोई तकलीफ नहीं, माया मोह से आप भी मुक्त हो गई, मैं भी मुक्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रहते हैं, रामाधुन सुनते हैं, व्यायाम करते हैं, नित्य क्रियाएं जो जीवन की हैं अब यहाँ पर पूरी तरह संपादित होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों लोग आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिन और बीतता है कुछ दिन और बीतता है। एक गाड़ी आके और खड़ी होती है वृद्धाश्रम के सामने। अब की बार उमाकांत जी की निगाह पड़ती है
तो गाड़ी से जो निकलते हैं तो इनका बहू और बेटा और 5 साल का पोता तो अवाक रह जाते हैं। उमाकांत कहते हैं कि आखिर ये अब क्या करने आए, हमको तो वृद्धाश्रम भेजना था, इन्होंने भेज दिया, लेकिन अब क्या ऐसा बचा है। वो मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैनेजर फिर बुलाता है, मैनेजर उमाकांत जी को बुलाता है। बहू बेटा देखता, बेटा कहता है कि पिताजी बच्चे का बर्थडे था तो हमने सोचा कि घर में सब मेहमान आएंगे, खाना पीना बनेगा तो आपको भी ले आए। बहुत तेज डांटते हैं उमाकांत, कहते हैं नालायक, जो माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गया था, मैं चाय के लिए मोहताज हो गया था, इतनी गाढ़ी कमाई पूरा मकान पे लगाया, तुम्हारे जैसे कुपुत्र को मैंने पैदा किया, आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, जाओ, मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन उनका बेटा कहता नहीं पिताजी चलिए। तो कहीं आज तुम्हें उमाकांत जी ने कहा आज इज्जत बनाने की बात आ गई, आज मेहमान तुम्हारे यहां आएंगे, तो आपको लगता है कि नहीं पिताजी का होना बहुत जरूरी है। तुम हमारे मुंह में नहीं आए हो बेटा, तुम अपने मेहमानों को दिखाने के लिए आए हो। बेटा सर झुका लेता है, बहू भी सर झुका लेती है, लेकिन जो पोता आता है, पोता आके उमाकांत जी के चिपक जाता है, उमाकांत जी के गले लगता है और कहता है कि नहीं दादा आपको चलना पड़ेगा। वही जो हमारे यहाँ कहावत है कि सूत से मूल से ज्यादा सूत बहुत प्यारा होता है। पोते को देखकर उमाकांत जी रोने लगते हैं, आंखों पे आंसू गिरने लगते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, अच्छा चलो मैं चलूंगा। और अपने बेटे से कहते हैं कि चलो मैं चलूंगा, लेकिन जैसे आपके यहाँ पार्टी खत्म हो जाएगी हमको बिना कहे फिर लाके यहाँ पे छोड़ देना। कहने की जरूरत तो इसे भी नहीं पड़ेगी, आप छोड़ ही देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे पार्टी खत्म हो जाती लाके छोड़ देना। फिर अपना सामान लेकर आते हैं, उमाकांत जी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बेटा और बहू के साथ चल देते हैं, घर पे आते हैं, पार्टी होती है। जो वृद्ध मित्र थे उमाकांत जी के आते हैं, कहते हैं उमाकांत जी कहाँ पे थे। उमाकांत जी कहा मेरे रिश्तेदारी में चला गया था, बहाना ही करना था। उमाकांत जी कहते हैं मैं रिश्तेदारी में चला गया था कुछ दिन के लिए। उसके बाद पार्टी खत्म होती है, सुबह होती है। सुबह जैसे नींद खुलती है तो देखते हैं उमाकांत जी उनके बहू और बेटे दोनों सामने खड़े थे, गाड़ी तैयार थी। कहते हैं पिताजी चलिए आपको वृद्धाश्रम हम छोड़ देते हैं। उमाकांत जी को भी वो घर काट रहा था एक तरह से। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल चलिए, अपना बैग उठाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी आती है, वृद्धाश्रम के सामने रुकती है, तो कहते हैं पिताजी अब जाइए आप अंदर। कहीं नहीं बेटा तुम्हारे लिए भी एक तोहफा मैं दिखाना चाहता हूं। अपने बहू से कहते हैं बेटा तुम भी देख लो, मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाने चलता हूं। कहीं नरी क्या, कहीं ना आओ। मैनेजर से कुछ कहते हैं और उसके बाद महिला विंग जो थी जहां महिलाएं रहती हैं वहां लेकर बहू और बेटे को चल देते हैं। कहते हैं कि वो देखो कौन बैठा है। तो देखते हैं वो बुढ़िया बैठी है घूंघट में, अभी वो संस्कारी बुढ़िया। बहू से कहती है बेटा देखो, तो बहू बेटे की निगाह उस बुढ़िया के ऊपर पड़ती है तो अवाक रह जाते हैं। कहते हैं अरे ये तो मेरी माँ है, बहू कहती है। और बेटा भी कहता है तो मेरी सासू जी हैं। बहू जाके अपनी माँ से रोने लगती है और कहती है माँ तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई। तो माँ कहती है कि बेटा मत छुओ हमें। बहुत गुस्से में आ जाती है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी में कोई अंतर नहीं, तुम भी तो वैसे हो। मैंने जो किया है, तुम्हारे जैसे संतान को पैदा किया है, तो आज हमको भोगना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में लाके छोड़ दिया, उसी तरह से हमारे बेटे और बहू ने भी हमको वृद्धाश्रम में लाके छोड़ दिया। जैसे का तैसा अपनी माँ से चिपक कर रोने लगती है बहू। बेटे की आंख में भी आंसू आ जाते हैं, उनको प्रसाद मिल चुका था, जैसे का तैसा मिल चुका था। फिर दोनों लोग रिक्वेस्ट करते हैं। इधर उमाकांत जी रिक्वेस्ट करते हैं कि पिताजी आप मेरे साथ चलिए,
उनकी बहू रिक्वेस्ट करती है अपने माँ से कि हम हमारे साथ चलो माँ, तुम मेरे घर रहो, भैया के पास नहीं जाना है। लेकिन उमाकांत और रामकुमारी जी जो बुढ़िया है दोनों डांटते हैं, कहीं अब हमें तुम्हारे यहाँ जाना नहीं, अब जो होना था हो चुका, हम लोग यहाँ पर बहुत सुकून से हैं, अच्छे हैं, मोह माया को त्याग दिए हैं, अब हमको जंजाल में न फंसाइए। लाख कोशिश करते हैं बेटे और बहू, लेकिन वो बूढ़ा बूढ़ी मतलब उमाकांत जी और रामकुमारी कहीं जाते नहीं, वहीं पे रहते हैं। तो मित्रों, हमको यही बताना था कि अपने माता पिता को कभी कष्ट न देना। हमने DD1 चैनल पे कभी कोई कहानी देखी थी तो बाप बेटे वही एक उसमें है कि दादा से बेटे को अपने नाती से बड़ा प्यार था, तो घर से निकाला जाता है जब वो बुढ़ा, तो उसके बाद वही नाती एक चद्दर जो है आध फाड़ के देता है, एक दादा को देता है, एक अपने पास रखता है, कहता आधा आधा दादा, सब कुछ मेरा आपका आधा आधा रहा तो आज भी आधा आधा। एक टाफी में मैं खाता था, दादा को आधा देता था, एक कंबल लेकर जा रहे हैं तो इसका आधा इसलिए मैंने फाड़ लिया कि कल अब हमारे माता पिता को मैं वृद्धाश्रम जब भेजने जाऊंगा, घर निकालूंगा तो यही कंबल मैं उनको दूंगा। आंख खुल जाती है बेटे और बहू की, बाप के जो है पैर पकड़ के रोने लगते। तो मित्रों, ये कहानी अलग से मैं सुनाऊंगा, लेकिन अपने माता पिता को कष्ट न देना, क्योंकि आज के समय पे लोक अदालतें हैं, भगवान ने भी लोक अदालत खोल रखा है, जो कुछ भोगना है यहीं पर आप भोगेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पहले तो मैं नहीं कहता था, अब कहना शुरू कर दिया हूं कि हमारा सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद हमको दीजिए। धन्यवाद।